हेलो स्टूडेंट, विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है उसमें 10th क्लास के लिए जो गणित विषय है उसमें मैं आज लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय। कल त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे थे, विशेष जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनकी सारणी किस प्रकार से तैयार की जाए। तो थोड़ा सा उस सारणी के बारे में एक बार मैं रिव्यू फिर से कर देता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। कल आपको मैंने बताया था कि एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण, लंब और आधार, और तीनों भुजाओं के अंदर आपस में 6 अनुपात पाया जाता है, जिन्हें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 नामों से जाना जाता है। अब कल ये बताया था कि एक समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल है उसके अंदर, जैसे मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं कुछ भी, जिसका ये आर कोण समकोण है, 90 डिग्री है। ये कर्ण है। अगर इस एंगल के अनुसार देखें, एन एंगल के अनुसार देखें, कोण के अनुसार देखें, तो ये लंबवत भुजा होगी, अर्थात इसे लंब मानेंगे। और जो एन आर है ये आधार है। तो इन तीनों भुजाओं के अंदर जो 6 अनुपात पाया जाता है उसको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के रूप में लिखा जाता है, जो आपको चित्र से पहले वाले वीडियो के अंदर समझा दिया गया। अब कल बात आई थी कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा दी हुई हो, समकोण त्रिभुज के अंदर एक भुजा का माप दिया हुआ हो तीनों में से, तो बाकी भुजाएं हम किस प्रकार से ज्ञात करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों न्यून कोणों में से कोई सा एक न्यून कोण आपको और दिया जाएगा भुजा के माप के साथ साथ, और उस कोण और भुजा के आधार पर हम बाकी अन्य भुजाओं को ज्ञात करेंगे। लेकिन उसके लिए त्रिकोणमिति के अनुपातों की एक सारणी है। इन जो कोण दिए गए हैं उन कोणों के हिसाब से इन तीनों भुजाओं में क्या अनुपात होता है, क्या माप होता है, वो उस सारणी में दिया हुआ होता है। और उस सारणी के अंदर जो ये न्यून कोण है वो सिर्फ 5 न्यून कोण निर्धारित है आपके कोर्स के अंदर। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 कोणों के मान से संबंधित क्वेश्चन ही आपके कोर्स में आते हैं। तो उस सारणी को एक बार मैं फिर से यहाँ पर अच्छी तरह से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल के अंदर ऊपर डिग्री मान लिखेंगे और यहाँ पर ये 6 अनुपात। सबसे पहले नंबर पे साइन थीटा, थीटा ये कोण का प्रतीक है, और दूसरे नंबर पे कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और छठे नंबर पे कोसेक थीटा। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको इसी क्रम में लिखना है इस सारणी के लिए। अगर आप इनका अनुपात, भुजाओं में क्या अनुपात है ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे वे आधार, फिर कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे वे आधार, और कोसेक बराबर कर्ण बटे वे लंब। जो आपको मैंने एक ट्रिक बताया था लाल बटे का, उसके हिसाब से इनका अनुपात आप निकाल सकते हो। तो उनको मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर हमें डिग्री मान के हिसाब से इनका क्या अनुपात होता है ये प्राप्त करना है, जिससे कि सारणी बिल्कुल कंप्लीट रूप से तैयार हो सके। क्योंकि आगे बहुत सारे प्रश्नों के अंदर, और 2 प्रश्नावलियाँ हैं 10th क्लास के अंदर, उनमें ये त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी काम में आती है, जिनमें जो डिग्री मान होता है उसके हिसाब से माप हम रखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको 0 डिग्री, 0 के बाद में 30 डिग्री, 30 के बाद में
45 डिग्री और उसके बाद में 60 डिग्री और अंतिम मान 90 डिग्री। इनको आप रेडियन पद्धति में भी लिख सकते हो जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो ये आपको बाद में और बता देंगे। फिलहाल हम नॉर्मल सामान्य रूप से सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं जिससे कि अच्छी तरह से याद हो सके। फिर आगे आगे इसको धीरे धीरे इसकी कठिनाइता को बढ़ाते जाएंगे। देखो कल मैंने आपको बताया था कि इस साइन के ये 5 डिग्री मान 0, 30, 45, 60 और 90 अगर हम ये प्राप्त कर लेते हैं तो हम पूरी सारणी को आसानी से भर लेंगे। कहने का मतलब ये पूरी सारणी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी, आप तैयार कर लोगे। तो हमारी पहली समस्या यही है कि साइन के ये जो 5 डिग्री मान है वो हम कैसे निकालें। यहाँ पर अनुपात लिख देता हूँ और यहाँ पर डिग्री मान। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि साइन 0, 30, 45, 60 और 90 के मान हम कैसे निकालें। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो आपको साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान चाहिए, क्योंकि ये अगर मिल जाएंगे तो इनसे आप सारणी पूरी तैयार कर लोगे जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे हम गिनती, 4 तक की गिनती। 0 है तो 0, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में 4 आया तो सबके बटे में हम 4 4 लगा देंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4 बटे 4, यहाँ पर बटे 4, इसके बटे 4, बटे 4 और अठे 4, ये 4 4 लगा देंगे हम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका वर्गमूल निकालना है, अर्थात इनके अंडर द रूट लगा देंगे हम। तो इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, ये अंडर द रूट के निशान लगा देंगे। ये पांचों मान जो साइन के हैं वो ही यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 के मान हैं। तो यहाँ पर जिन जिन का वर्गमूल निकलता है वो आप निकाल के रख सकते हो, बाकी को आप ऐसे भी रख सकते हो। तो देखो पहले है 0/4, 0/4, 0 में किसी भी संख्या का आप भाग देंगे, 0 के अलावा किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उसका मान 0 ही होगा। और ये इसका मतलब 0 है और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है, 0 ही होता है। तो ये मान आ गया 0, अर्थात ये साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ पर आते हैं हम 30 डिग्री। 30 डिग्री में 1/4 है, 1 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 दूना 4 अर्थात 2 होता है। तो ये 1/2 गया साइन 30 का मान। आगे चलते हैं 45 डिग्री में 2/4 है। देखो आप 2/4 को सरल कर सकते हो आराम से, क्योंकि 2 2 से ये आपस में विभाजित हो रही है, कट रही है, तो आप इसको सरल कर सकते हो। जैसे 2 एकम 2 और 2 दूने 4, अर्थात कुल मिला के ये अंडर द रूट 1/2 है। हमें 1/2 का यहाँ पर मान लिखना है वर्गमूल निकाल कर। तो 1 का वर्गमूल आप जानते हो 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1, और 2 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अंडर द रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इसको हम अपरिमेय ही रहने देते हैं, अर्थात अंडर द रूट में ही रहने देते हैं, ऐसे कैसे बैठा देते हैं बटे में। तो ये अंडर द रूट 2 हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे। अब चलते हैं आगे हम 60 डिग्री के नीचे साइन 60 वाला, वो है अंडर द रूट 3। ये अंडर द रूट 3/4। अब यहाँ पर देखो ये सरल भी नहीं हो रही है और कट भी नहीं रही है, और अगर ऊपर वाले 3 की बात करें तो उसका वर्गमूल भी नहीं निकलता है, क्योंकि अंडर द रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो उस अंडर द रूट 3 अंश को हम अंडर द रूट में ही रहने देते हैं, ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो ये अंडर द रूट 3। अब बात करते हैं हम बटे की। यहाँ पर बटे में 4 है, 4 का हमें रूट अर्थात वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल होता है 2, जो हम यहाँ पर आराम से लिख देंगे। अब हम चलते हैं साइन 90 के मान पर। यहाँ पर देखो 4/4 है जो आराम से सरल हो रहा है। 4/4 को आप 1/1 भी कह सकते हो, तो या बिना सरल किए भी अगर आप लिखोगे तो भी कट कर ये वही 1/1 आएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, बटे में 1 का वर्गमूल है वो भी 1 हो जाएगा। तो ये हैं साइन के 5 मान जो आप आराम से याद कर सकते हो उस ट्रिक से, या फिर आपको ये 5 मान रट के या कैसे भी याद करने पड़ेंगे। इनसे ही हम बाकी सारे जो कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक है उनके मान प्राप्त
कर सकते हैं, वो भी आसानी से, बहुत ही सरल है। तो मेन बात यही है कि ये साइन के पांचों मान हम अच्छी तरह से तैयार कर लें, फिर एक कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी ये बाकी के मान आराम से निकाल लेगा, ये सारणी भर लेगा। और एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उनको हल करने के लिए हमें इस सारणी में से मान उठाने पड़ेंगे और वो मान उठाकर हम क्वेश्चन में रखकर उसको सरल करेंगे। तो ये सारणी बनाना आपको आना ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि आप ये साइन के पांचों मान याद कर लोगे, तो ये मानकर मैं आगे के प्रोग्राम को आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 है, अर्थात अकेला 0 लिख रखा है हमने, जबकि इनमें 1/2, 30 का मान, 45 का मान 1/2 है, 60 का मान 3/2 है, 90 का मान 1/1 है। कुल मिला के एक भिन्न के रूप में, अनुपात के रूप में, जबकि यहाँ पर तो हम खाली 1 डिजिट ही लिख रखे हैं, तो इसको भी हम एक भिन्न का रूप, अनुपात का रूप दे देते हैं, अर्थात बटेवे के अंदर इसके 1 लगाकर, क्योंकि 1 लिखने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रत्येक संख्या 1 से डिवाइडेशन रहती है हमेशा। तो ये अब एक भिन्न का रूप बन गया। अब हम साइन के पांचों मान भरने के बाद हम कोसेक के पांचों मानों को भरेंगे कंटिन्यू यहीं पर। तो देखो, आपको कल मैंने बताया था कि साइन का मतलब होता है 1/2 कोसेक, अर्थात साइन का व्युत्क्रम करो तो कोसेक बन जाएगा, कोसेक का व्युत्क्रम करो, अंश का हर और हर का अंश, तो वो बन जाता है कोसेक का मान। आप जानते हो साइन में होता है लम बटेवे करण, तो कोसेक में होता है करण बटेवे लम, अर्थात अंश हर बन जाता है, हर का अंश। तो ये आप यहाँ पर भी इनके मानों को भी, ये जो मान है उनको भी अगर ऐसे पलट देते हो तो बस ये नॉर्मल सी बात है, कोसेक के मान बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर 0/1 का सीधा इस 0/1 को उठाकर इस नीचे वाले ब्रैकेट में, बॉक्स में डाल देंगे, अंश का हर और हर का अंश बनाकर। तो ये 0/1 आ जाएगा 1/0, अर्थात उल्टा हो जाएगा, अंश हर और हर अंश बन जाएगा। अब यहाँ पर 1/0 है, अर्थात 0 का भाग लग रहा है, और 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान अनंत होता है। अनंत अर्थात अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकते, अर्थात उसकी गणना नहीं कर सकते। और अनंत को आप यहाँ पर अपरिभाषित या अनंत रूप में भी लिख सकते हो, एक छोटा सा प्रतीक है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे छोटा 8 की तरह। तो ये अनंत का प्रतीक, तो यहाँ पर अनंत भी लिख सकते हो। देखो साइन 0 के मान को यहाँ पर सीधा डाल दिया। अब है साइन 30 का मान 1/2 है, उसको आप व्युत्क्रम करके सीधा इस कोसेक के मान में आप 30 डिग्री वाले बॉक्स में लिख दो, तो 1/2 का हो जाएगा 2/1। ऐसे ही साइन 45 का मान 1/2 है, उसको अंश हर और हर अंश बनाकर यहाँ पर लिखेंगे, तो √2 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा, तो ये √2 और बटेवे 1 नीचे, ये इसका मान हो गया। चलते हैं साइन 60 के मान को कोसेक 60 के मान के अंदर व्युत्क्रम करके लिख देते हैं, अर्थात √3/2 को सीधा 2/√3 लिख देंगे, तो ये 2/√3। अब चलते हैं हम साइन 90 के मान को, इसको 1/1 को 1/1 ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि अंश भी एक ही है, वही है, और हर भी एक ही है, सेम टू सेम है। तो इस प्रकार से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आप इस कोसेक के पांचों मान अच्छी तरह से याद कर सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी था ये साइन के 5 मान आपको याद होना। अब हम कोसेक के मान को भरते हैं, कोसेक 0, 30, 45, 60 और 90 के मान को भरते हैं, और ये भरना बहुत ही सिंपल है। आप इस हाथ से उधर से साइन के कंटिन्यू मान उठाते जाओ और इस हाथ से कोस के कंटिन्यू मान भरते जाओ। तो उधर से देखो, इस मान को इसमें लिखना है ऐसे, फिर इधर से आते हैं दूसरे नंबर पे, तो इधर से ये दोनों सेम होंगे, ये जो जगह आपस में समान होगी। फिर आते हैं आगे इधर से, तो ये दोनों जगह समान होगी, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और फिर इधर से इसको उठाकर इसमें लिख देंगे और इसको उठा के इसमें, तो ये कोस के मान आराम से मिल जाएंगे आपको। तो चलते हैं 1/1 को यहाँ पर लिखने, तो ये अर्थात साइन 90 और कोस जो 0 है उसमें कोई अंतर नहीं होता है, साइन 90 का और कोस 0 का मान समान होता है। इसे हम न्यून कोण भी कह सकते हैं, अर्थात पूरक कोण भी कह सकते हैं आपस में। साइन और कोस में पूरक अनुपात होता है, पूरक कोणों का अनुपात होता है, अर्थात साइन का जितना डिग्री है उसको अगर आप 90 में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो कोस का मान होगा, और दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे साइन का 2 डिग्री है तो कोस का 88 डिग्री, अर्थात साइन 2 और कोस 88 में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से अन्य
तो यहाँ से हम दूसरे नंबर पर आते हैं 60, इधर से cos के इधर से इसको भरते हैं, तो उधर देखो 60 रहती है, 90 भी होता है। √3/2 को यहाँ पर लिख देंगे, तो ये √3/2। उधर से तीसरे नंबर पे आते हैं, इधर से तीसरे नंबर पे जाते थे, तो बिल्कुल सेम टू सेम सामने हो गया। और देखें तो 45 sin 45 और cos 45 90 होता है, तो ये ऐसे कैसे 1/√2। अब इधर से चलने पर हम 30 पे आते हैं, 30 डिग्री पे 1/2 है, और इधर से 60 पे, तो वही 1/2 इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इधर से आते हैं 0/1, तो इस 0/1 को इधर यहाँ पर 90 डिग्री में लिख देते हैं, ये 0/1, अर्थात ये साइन जो जितना डिग्री है उतना ही अगर 90 में से घटाएं तो वो cos का बन जाता है। जैसे हमें cos 0 का चाहिए, तो 0 को 90 में से घटा दो, 90 बचा तो साइन का 90 मान लिख दो। हमें cos 30 डिग्री का मान चाहिए, तो 30 डिग्री को आप 90 में से घटाओ, जो बचता है वो साइन वाला मान लिख दो। तो 30 डिग्री को अगर हम 90 में से घटाते हैं तो वो बचता है 60 डिग्री, और ये 60 वाला जो साइन का मान है वही cos 30 का मान है। इसी प्रकार से साइन 45, तो cos भी 45 हुआ, क्योंकि 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। तो साइन 45 और cos 45 हमेशा समान होते हैं, सेम होते हैं, तो ये 1/√2 इसमें लिख दिया। अब हमें 60 का चाहिए, cos 60 का मान, तो 60 का मान अर्थात 90 में से घटाएं तो 30 डिग्री बचता है। इसका मतलब वो 30 डिग्री साइन वाला इस cos का 60 वाले मान के बराबर है। तो 60 वाला जो मान है इसका 30 डिग्री वाला जो मान है वो 60 वाले में लिख देंगे 1/2, वो 60 वाले के बराबर हो जाएगा। और इधर 0 डिग्री घटाएं 90 में से तो 90 बचता है, तो ये 90 का मान हो गया cos का 0/1। तो इस प्रकार से आप ये cos वाले मान को आराम से भर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं भर सकते, उधर से उठाकर इधर से नहीं भर सकते, तो आप इधर से उठाते जाओ और इधर से भरते जाओ, इस प्रकार से भी ये तैयार कर सकते हो। तो आप नॉर्मल रूप से cos का मान निकाल सकते हो, ये 5 डिग्री मान। अब हम नीचे से दूसरे नंबर को भरते हैं। देखो इस cos वाले मान को व्युत्क्रम करके सीधा यहाँ पर डाल दोगे तो वो बन जाएंगे sec के मान। जैसे अभी आपने sin के मानों को यहाँ पर इधर डाला था, वैसे ही आपको cos के मानों को नीचे डालना है। ये डिब्बा तो भर चुका, तो अब इसकी बारी है, अर्थात sec का मान भर जाएगा। तो हम cos के मान को यहाँ पर डालते हैं। आपको कल मैंने बताया था कि cos और sec में भी आपस में व्युत्क्रम का संबंध होता है, अर्थात sec बराबर 1/cos होता है, cos बराबर 1/sec होता है। अर्थात cos के मानों को बदल दे, अंश और हर के मान को बदल दे, ऊपर नीचे कर दे, तो वो sec का बन जाता है। और अगर sec के मान को बदल दिया जाए तो वो cos का मान बदल जाता है। तो हम यहाँ पर cos के मान को उल्टा करते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहीं से टीपना है और सीधा यहाँ पर लिखना है, लेकिन अंश की जगह हर लिखना है, हर की जगह अंश लिखना है। तो ये 1/1 का हो जाएगा 1/1, और √3/2 को हम 2/√3 लिख देंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। 1/√2 को डालेंगे तो √2/1 हो जाएगा, और 1/2 को नीचे करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। और ये 0/1 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। वही बात, 0 से डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ पर 0 का भाग लग रहा है। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या या अनंत संख्या है, अपरिमेय संख्या भी नहीं कह सकते, ये एक अपरिभाषित संख्या है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपके पास tan और cot के मान बचे हैं, तो हम tan के मान को तैयार करते हैं। देखो पहले ये बटे हुए का निशान लगा देते हैं, क्योंकि ये तो लगेगा ही लगेगा। अब देखो tan का मतलब होता है लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार। साइन के अंदर जो लंब है वो tan में लिख दो, लंब का मतलब अंश, क्योंकि लंब बटे आधार, साइन का मतलब होता है लंब बटे करण। तो लंब, ये लंब वाले जो मान है, अर्थात नॉर्मल सी बात है, साइन के अंश वाले मानों को cos के ये tan के अंशों में बैठा दो। तो tan का यहाँ पर क्या आएगा, पहले हम अंश लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो सीधा ही अंश में लिख रहा हूँ मैं, sin 0, ये sin 0। फिर आगे चलता हूँ, इस भिन्न का अंश, हर से कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे कैसे अंश में, ऐसे कैसे लिखना है इसी में सिद्ध में, और ये ऐसे कैसे 1, ये √3 और ये 1 का 1। तो ये tan के अंश में क्या आएंगे, वो तो कंप्लीट हो गए। अब हम इनके बटे में क्या लिखें, तो बटे में देखो आपको मतलब tan का मतलब होता है
लंब बटे हुए आधार, आधार लिखना है हमें नीचे हर की जगह आधार, अर्थात कोस, कोस का मतलब होता है आधार बटे हुए करण, तो कोस वाले आधार को अर्थात कोस वाले अंश को, जैसे यहाँ पर हमने साइन वाले अंश को लिखा, अब नीचे हम कोस वाले अंशों को लिखेंगे जो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो आपको यहाँ से टीपना है, नकल करनी है। ये एक देखो अंश, लेकिन लिख रहा हूँ हर में, ये ध्यान रखना आपको। ये √3 और 45 में ये अंश 1 है जो हर में लिख देंगे, और ये 1 और ये 0 से डिवाइडेशन हो रहा है, इसको आप अपरिभाषित भी लिख सकते हो, अनंत भी लिख सकते हो। अब बचा कोट का मान, तो कोट का मान वेरी सिंपल है। अभी वो अगर हम वही तरीका अपनाएं नीचे डालने का, तो इसी को आप उलटकर नीचे लिख दो, क्योंकि tan का मतलब 1/कोट और कोट का मतलब 1/tan होता है। इसमें भी वही व्युत्क्रम का संबंध पाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर आप ऐसे पलटकर लिख दो, यहीं पर पास के पास में अगर आप, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो tan और कोट में पूरक कोणों का संबंध भी पाया जाता है, अर्थात tan थीटा बराबर कोट 90 - थीटा होता है। तो आप उधर से उठाकर इधर लिख सकते हो, उधर से ऐसे, फिर अगले तो इधर से आगे ऐसे ऐसे, जैसे आपने साइन और कॉस को किया था वैसे ही, तो आप उधर से भी कर सकते हो। ऐसे ना उठाओ तो आप चाहे ऐसे बदल दो, जैसे इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 अर्थात अनंत हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा √3/1 अर्थात वो हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो ये 1/1 है, और ऐसे कैसे यही है। इसको इसमें लिख दें या इसी को पलट देते हैं, तो इसी को पलट देते हैं, √3/1 हो गया, और इधर से उठाएं उधर रखें या इसी को पलट दें, तो ये 0 ऊपर और 1 हो जाएगा, जिसका मान 0 ही होता है। तो ये इस प्रकार से आप सारणी बिल्कुल आराम से कंप्लीट रूप से तैयार कर सकते हो, और आगे जो क्वेश्चन है उनको हल कर सकते हो। तो अब हम इस सारणी के उपयोग से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे कि इस सारणी का क्या उपयोग है। तो हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं अपनी इच्छा से, और फिर सारणी में से मान उठाकर उन क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो बोर्ड में 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, इसका मान ज्ञात कीजिए। sin 30 प्लस cos 60 का मान। मैं एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले, बाद में ये बहुत जटिल भी होते हैं, जटिल क्वेश्चन भी आते हैं। तो फिलहाल आपके लिए समझाने के लिए मैं पहले एक ईजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमें sin 30 डिग्री का मान और cos 60 डिग्री का मान जोड़ना है, कितना होता है। अब देखो sin 30 cos 60, ऐसा तो है नहीं कि sin 90 या cos 90 या डिग्री मान जोड़ दें, ऐसा आपको नहीं करना है। त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं होता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 हो जाएगा। हमें क्या करना है, sin 30 का मान इस सारणी में से लेना है। तो sin 30 आप देखो 1/2 होता है, और cos 60, ये cos 60 का मान देखो 1/2 होता है। तो ये दोनों मान वहाँ पर रखने हैं और फिर हल करना है। तो हम यहाँ पर बताते हैं, चूँकि sin 30 डिग्री बराबर 1/2 व cos 60 डिग्री बराबर भी 1/2 है। इन दोनों मानों को हम रखते हैं उनकी जगह और फिर सरल करते हैं। तो sin 30 का मतलब 1/2 प्लस cos 60 का मतलब भी 1/2 होता है। 2 9 भिन्नों को हमें जोड़ना है। 1/2 और 1/2 अर्थात आधा और आधा 1 हो गया। आप सीधे वैसे भी लिख सकते हो, या फिर दोनों का लघुत्तम लेकर देखो तो 2 ही है। ऐसे कैसे हर, तो अंश भी ऐसे कैसे रहेंगे, अर्थात 2 का 2 तो ये 1 का 1 प्लस 2 का 2 तो 1 का 1। 1 और 1 हो गए 2 और बटे में 2 और 2 में 2 का भाग देते हैं तो ये 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान हो गया 1। तो ये दोनों
साइन 30 और cos 60 ये दोनों मान हमें यहाँ से मिले, सारणी में से मिले। अगर ये सारणी आपको नहीं आती है तो आप ये मान कहाँ से रख पाओगे, अर्थात नहीं रख पाओगे, और नहीं रख पाओगे तो आप ये प्रश्न हल भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन ऐसे बुझाओ के क्वेश्चन भी लेंगे, उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए सारणी आपको कंप्लीट रूप से तैयार करनी है या याद होनी चाहिए, जो जब भी जरूरत पड़े उन प्रश्नों को हल करने के लिए इनको हम काम में ले सकें। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया था। अब मैं और थोड़ा सा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन ले लिया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। इसका माप ज्ञात करना है हमें कि क्या होता है। तो देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसके अंदर स्क्वायर नहीं लगाया था। अब कुछ छात्र ये समझेंगे कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसका मतलब 60 डिग्री का हमें वर्ग करना है, या फिर कॉस स्क्वायर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का हमें वर्ग करना है। तो 60 डिग्री का वर्ग नहीं करना है, इनके मान का वर्ग करना है। दूसरी बात, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, इसका मतलब साइन गुणा साइन न करके आप 60 जो साइन 60 है, साइन 60 डिग्री का जो मान है उस साइन 60 डिग्री के मान का वर्ग करना है। ये साइन के वर्ग लग रहा है। कुछ छात्र ऐसे सोचते हैं कि ये यहाँ पर आता है ऐसे साइन 60 का वर्ग, तो हम साइन 60 के मान का वर्ग करते हैं, तो ये वर्ग यहाँ पर नहीं आएगा, ये स्क्वायर इन डिग्री मानों के नहीं आएगा, इन अनुपातों के आएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनके स्क्वायर या 3 घात 4 घात या जितनी भी घात है वो इनके लग के आएगी, डिग्री मान के नहीं आएगी। तो आप ऐसा मत सोचना कि हमें इनके मान का वर्ग नहीं करना। तो साइन स्क्वायर का मतलब है साइन 60 डिग्री के मान का स्क्वायर। तो आप बताओगे या सारणी में से देखोगे पहले कि चूँकि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, आप साइन आराम से साइन के टेबल रो और 60 डिग्री वाली नीचे वाली है उनके अंदर देख सकते हो। साइन 60 का मान है √3/2, तो ये √3/2 हो गया। कॉस 60 डिग्री का मान भी आप सारणी में से देखोगे जो है कॉस 60 डिग्री, कॉस ये कॉस की वाली लाइन और 60 डिग्री वाली लाइन है 1/2 उसमें, तो ये 1/2 हो गया। ये साइन के 60 के और कॉस 60 के मान हम यहाँ से सारणी में से लेंगे। इन मानों को हम क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वहाँ पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान रखना है हमें। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब देखो कुछ छात्र क्या करते हैं, इस घात की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, इसका उपयोग ही नहीं करते हैं या फिर गलत कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। साइन स्क्वायर है, वो ये सोचते हैं कि साइन के स्क्वायर है, 60 डिग्री के तो है नहीं, इसलिए 60 डिग्री के मान का स्क्वायर क्यों करें हम। तो ऐसा सोचना गलत है। आपको क्या करना है, साइन 60 डिग्री के मान का स्क्वायर करना है, इसका वर्ग करना है। तो हम यहाँ पर कोष्टक लगा के ये स्क्वायर लगा देंगे। तो इस बात को आप ध्यान से समझना। प्लस है तो ये प्लस है, माइनस हो तो माइनस, गुणा हो तो गुणा का निशान। कॉस 60 का मान लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस 60 का मान है 1/2, ये 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सरल करेंगे, वर्ग करेंगे। अंश का अलग से वर्ग, हर का अलग से वर्ग करके आपको मान निकालना है। तो देखो √3 का हमें वर्ग करना है। √3 अर्थात √3 गुणा √3। किसी भी संख्या का वर्ग करने का मतलब उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर लेना। तो जैसे 3 का वर्ग होता तो 3 × 9 था। अब √3 का वर्ग करना है तो √3 का वर्ग होता है √9, अर्थात 3 × 9 √, के अंदर चला जाएगा। अब √9 का वर्गमूल निकालें हम तो वापस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के किसी भी वर्गमूल √, वाली संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं अर्थात 2 घात लगाते हैं, वर्ग करते हैं, तो उसका √, हट जाता है और वो मूल संख्या बच जाती है। तो यहाँ पर √3 का वर्ग होगा 3, या आप √9 लिख सकते हो, लेकिन √9 लिखने के बाद आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो वापस वही 3 आएगा। तो √3 का वर्ग हो गया 3, अर्थात √, हट गया। बटवे में आते हैं।
इस 2 का भी वर्ग करना है। कुछ छात्र क्या करते हैं, देखते हैं कि ये वर्ग इसके पास में है, अंश वाली संख्या के पास में, इसलिए इसी का वर्ग करके छोड़ देते हैं, बटे वाली संख्या का वर्ग नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर ये ऐसा होता तो बात अलग थी, जैसे √3 का स्क्वायर और बटे 2, अगर ऐसा है तब तो √3 का इस अंश का ही वर्ग है, हर का नहीं है। लेकिन आपको पता है ये वर्ग तो sin 60 के पूरे मान का है, अर्थात sin 60 का पूरा मान √3/2। तो √3/2 का वर्ग करना है, नहीं कि √3 का ही करना है, 2 का नहीं करना है, इसका भी करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। √3 का वर्ग हो गया 3 और 2 का वर्ग 2 दूना 4। अब कुछ छात्र क्या करते हैं, जैसे √3 का वर्ग किया 3 आ गया, तो इस 2 का वर्ग करने पर भी वो 2 ही लिख देते हैं कि जैसे 3 आया था, तो 3 नहीं है, ये √3 है, ये वर्गमूल के अंदर है, जबकि इसके वर्गमूल का निशान नहीं लग रहा है, सिर्फ अंश के ही है। तो ये 2 दूना 4 हो गया। तो इसका मान आपके समझ में आ गया। प्लस ये प्लस लगा देंगे। आगे चलते हैं हम 1 का वर्ग करते हैं। अब कुछ छात्र क्या करते हैं, 1 का वर्ग करने पर वो देखते हैं कि 2 घात लग रही है, 1 का वर्ग करेंगे तो वो 2 लिख देते हैं ऐसे कि 2 एकम 2। तो ऐसा नहीं है, वर्ग का मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे 1 का वर्ग है तो 1 को 1 से गुणा करना, 1 का फाड़ा 1 बार बोलना, और आप जानते हो 1 एकम 1, 1 का फाड़ा आप चाहे कितनी बार बोलो 1 ही आता है, अर्थात 1 के कितनी घात लगाओ पॉजिटिव वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 2 नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 1 बटे में 2 का वर्ग आप जानते ही हो, 2 दूना 4, इसकी तरह ही, तो ये 4 हो गया। अब इन दोनों भिन्नों को, नॉर्मल सी बात है, जो छोटी क्लासों में आप भिन्नों को जोड़ते हो उसी प्रकार से इनको जोड़ना है। त्रिकोणमिति का जो रोल है वो तो बस यहाँ तक ही सीमित है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने त्रिकोणमिति का तो सिर्फ ये उपयोग किया है कि sin 60 का और cos 60 का मान क्या होता है, ये मान बताने के बाद तो हम सामान्य गणित के अंदर आ गए। नॉर्मल गणित के अंदर जो हम भिन्नों के जोड़ बाई करते हैं, तीसरी चौथी क्लास के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है, वही है। तीसरी चौथी क्लास के अंदर छोटे बच्चे भी ये भिन्नों के जोड़ बाकी करते हैं, तो ये वही है, ये नॉर्मल सी बात है। तो ये तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये तो आपका पहले से पढ़ा हुआ ही है, इसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ परेशानी वाली बात हो सकती है तो ये है कि sin 60 का मान कितना होता है और cos 60 का मान कितना होता है। उसी के लिए मैंने ये 2 दिन हो गए ये सारणी आपको मैं बता रहा हूँ, ये मान क्या होते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के sin cos tan cos sec cos sec के। तो ये आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आप ये मान रख के आराम से कर सकते हो। तो इन दोनों भिन्नों को जोड़ते हैं। 3/4 का मतलब होता है 1/4, अर्थात 1 में उतना कम, पाव कम। अब ये 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा है, अर्थात 1 किलो का या किसी भी 1 का चौथा हिस्सा। तो ये जितना कम है उतना ये, अर्थात जोड़कर आप सीधे कर सकते हो कि 1/4 और पाव पूरा 1 हो गया, तो इसका 1 उत्तर आ गया। और अगर आपको इस भाषा में समझ में नहीं आता है तो आप इसको गणित के अनुसार आराम से लघुत्तम लेके जोड़ लो, अर्थात हर हो का लघुत्तम लिया जाता है। हर हो का लघुत्तम का मतलब एक ऐसी संख्या जिसके अंदर दोनों रो का पूरा पूरा भाग चला जाए और वो छोटी छोटी संख्या हो। तो फिलहाल इसको छोड़ो। 4 और 4 अर्थात इनका लघुत्तम आ गया 4। 4 के अंदर 4 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसको अंश से गुणा करते हैं तो उतना ही आता है। तो 3 + 4 एकम 4, तो ये 1 एकम 1, 3 और 1 4/4, 4 से 4 कटा भाग गया तो 1 आ गया, तो ये 1 आंसर आ गया। ध्यान दो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया है मैंने, लेकिन इसी प्रकार के कितने भी जटिल क्वेश्चन हो उनके अंदर आपको ये सारणी के मान रखने हैं और उनको बाद में सरल करना है। तो कल के वीडियो में हम आपके लिए थोड़े जटिल प्रश्न लेकर आएंगे जिनको इस सारणी के आधार पर हल करेंगे, और उसके बाद आगे हम इस त्रिभुज के अंदर आएंगे और भुजाओं का माप ज्ञात करना सीखेंगे, अर्थात कुछ दूरी ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चनों को लाएंगे। तो फिलहाल आज आपके लिए इतना ही। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और जो लाइक बटन है उस पर क्लिक करना, जिससे कि आपको आगे की वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सकें और सूचना भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। बाकी अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भी आपको हम व्हाट्सएप से या फेसबुक से या किसी और कॉल के माध्यम से सूचित करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समय निकालकर इन क्वेश्चनों को, इन वीडियो को आप देखना, समझने की कोशिश करना जब भी आपको टाइम मिले।
तब, और इसके अनुसार क्वेश्चनों को हल भी करना, क्वेश्चन अपने मन से बनाकर भी इनको हल करना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत थैंक यू जो आप वीडियो को देखते हो और कुछ समझने की कोशिश करते हो। ये छुट्टियों का समय है, इसको आपको अच्छी तरह से काम में लेना है, क्योंकि स्कूल में क्लासें नहीं लग पा रही हैं, तो आप घर पे अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना, कहीं नुकसान ना हो आपकी पढ़ाई का। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।